जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेलवे की प्रिपरेशन करता हूं और मैं अपने सारे नोट्स जो है हैंड नोट्स अपना बनाया हूं। तो आज मैं अपना हैंड नोट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं अपने ही इसी नोट से पढ़ कर के और मॉक टेस्ट लगाता हूं और रिवीजन इसी से करता हूं, जिससे जो है मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त का कहना था कि आप किसी बुक को सजेस्ट कर दीजिए या आप कोई नोट्स दे दीजिए जिससे हम भी पढ़ सकें और आपके जितना नंबर ला सकें। तो दोस्तों, मैं बुक को अगर सजेस्ट करूँ तो बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुक में बहुत सारे कंटेंट दिए रहते हैं जिससे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपना खुद का नोट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नोट्स जो है काफ़ी शॉर्ट है और इसको पढ़ना काफ़ी ईजी है। और इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना केमिस्ट्री का नोट्स आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इसी को जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोग भी पढ़िए और जो है इसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो मेरे पहले यहाँ पे है मैग्नीशियम के बारे में है। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का रंग चांदी के समान सफ़ेद होता है, यानी कि उजला होता है। मैग्नीशियम के सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे इसका रंग सफ़ेद नहीं रह जाता है। यानी कि मैग्नीशियम को जब हम वायु में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे इसका रंग जो है धुंधला पड़ जाता है, यानी कि सफ़ेद नहीं रह जाता है। ये इसका रिएक्शन है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति में जो है यह क्षारीय होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है। यहाँ पे है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले सीरीज पत्र से साफ़ कर लिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसीलिए उसको साफ़ करके ही सीरीज पत्र से पहले उसको साफ़ कर लिया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटा दी जाती है, उसके बाद इसको जलाया जाता है। तब यह चौकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि पूरा सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। यह सफ़ेद इससे जो है ज्वाला निकलता है। अब हम कुछ रिएक्शन हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है और लेड आयोडाइड का निर्माण करता है। यानी कि PbNO3 लेड नाइट्रेट Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 और लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 का निर्माण करता है। जहाँ पे लेड आयोडाइड जो है पीला होता है और लेड आयोडाइड एक प्रकार का अवक्षेप है। यह एक ठोस पदार्थ है जो कि विलयन में नीचे बैठ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको अवक्षेप कहते हैं। और यह अवक्षेप यानी कि लेड आयोडाइड का जो अवक्षेप होता है यह पीला होता है। तो प्रश्न पूछता है कि लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो यह पीला होता है। पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। और लेड नाइट्रेट कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी कि इसका दोनों का कोई कलर नहीं होता है। अगला रिएक्शन देखते हैं कि जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, प्लस H2 गैस का H2 जो है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार यह Zn है, यानी कि जिंक जो है जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 का निर्माण होता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे तो आगे क्या है कि आगे है कि बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है और बुझा हुआ चूना को जो का सूत्र जो है वह CaOH2 होता है। CaO को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब पानी से अभिक्रिया कर लेता है तो यह बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कि CaOH2 वो बन जाता है। इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे, यानी कि CaO जब H2O से अभिक्रिया किया तो CaOH2 बना दिया और ऊष्मा यानी कि भाप जो है बाहर निकलने लगता है। यानी कि जब हम लोग मार्केट से ये बिना बुझा हुआ चूना यानी कि पत्थर के रूप में जब लेके आते हैं और इसको पानी में डालते हैं तो वह खौलने लगता है और इसमें से भाप निकलने लगती है और वह जो है चूना बुझ जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है और वह जो है ऊष्मा निकलती है। तो वही यह रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है कि BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का निर्माण करता है और 2HCl का निर्माण करता है। यहाँ पे BaCl2 रंगहीन है,
H2SO4 भी रंगहीन ही होता है, लेकिन BaSO4 यह एक अवक्षेप का निर्माण करता है और यह अवक्षेप जो है श्वेत होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि BaSO4 जो अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। आगे है कि असंतुलित, ये असंतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित पहले समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये है किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं होती है तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग अब इधर ऊपर की ओर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हमें संतुलित करना अति आवश्यक है। तो उसको संतुलित करने के लिए हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि Fe प्लस H2O आपस में अभिक्रिया किया तो Fe3O4 बनाया प्लस H2 बनाया, जो कि असंतुलित है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोहा है, लोहा का इसमें अभिक्रिया, यहाँ पे अभिकारक में लोहा का एक अणु है, लेकिन उत्पाद में जो है लोहा का 3 अणु है। तो यह लोहा के अणु जो है अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है, इसीलिए यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करके यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे लोहा के 3 अणु हैं, तो यहाँ भी लोहा के 3 अणु हैं। और इस यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 चौका 8, यानी कि हाइड्रोजन के 8 अणु हैं। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 अणु हैं, यानी कि लोहा और हाइड्रोजन बराबर है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, यानी कि लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में बराबर है, यानी कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे देखते हैं कि N2 और 3H2 को जब अभिक्रिया कराते हैं तो 2NH3 का निर्माण होता है। तो इसको देखते हैं पहले संतुलित है कि असंतुलित। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी कि नाइट्रोजन समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 परमाणु हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के 3 और दूनी 6 परमाणु हैं, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों समान हैं। इस प्रकार से यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको देख लेते हैं कि 2K प्लस में 2H2O, 2KOH प्लस में H2, यानी कि पोटासियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ भी पोटासियम के 2 परमाणु हैं। और देखते हैं हाइड्रोजन, देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, माने कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन 4 है और इसमें भी हाइड्रोजन 4 है। चलिए अब ऑक्सीजन देखते हैं, इसमें 2 है और ऑक्सीजन इसमें भी कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे यानी कि पोटासियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान है, यानी कि यह एक संतुलित है। उसी प्रकार से जो है ये अगला रिएक्शन भी आपको देख लीजिए। उसी प्रकार ये भी है, उसी प्रकार ये भी है और उसी प्रकार ये भी है। तो आप लोग जो है ये सारा रिएक्शन याद कर लीजिएगा कि NH3 यानी कि अमोनिया जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस बनाता है। और इसको आप लोग चेक कर लीजिए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, यानी। और उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है, यानी कि वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये सब जो है सारे आप लोग रिएक्शन याद कर जाइएगा। और जो है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड Al2SO43 यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जहाँ पे BaSO4 यह एक अवक्षेप है, क्योंकि यह ठोस बन करके विलयन में नीचे बैठ जाता है, इसीलिए बेरियम सल्फेट को हम लोग अवक्षेप कहते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे। तो यह जो है यह एक अवक्षेप है और इसका जो है रंग जो है श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, जैसे कि हम लोग पिछला रिएक्शन में पढ़े थे। चलिए आगे जो है CaOH2 CO2 के साथ अगर अभिक्रिया करता है
तो CaCO3 का निर्माण करता है और H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। यानी कि ये है जो है बुझा हुआ चूना है। जब बुझा हुआ चूना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करता है तो CaCO3 यानी कि इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। CaCO3 का निर्माण होता है जो कि एक कली चूना है, जिसको हम लोग कली चूना भी बोलते हैं और जल का निर्माण करता है। तो दोस्तों अब अगले पेज की तरफ चलेंगे तो अब अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो अगला रिएक्शन क्या है कि जब जिंक जब Ag मतलब सिल्वर होता है और NO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnNO3 यानी कि जिंक नाइट्रेट का निर्माण करता है और सिल्वर का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन आप याद कर जाइएगा। एल्युमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है यानी कि Al + UCl2 जब अभिक्रिया करता है तो AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है और कॉपर का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अगला रिएक्शन है कि BaCl2 प्लस में K2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो BaSO4 का निर्माण करता है और KCl का निर्माण करता है। यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, BaSO4 यानी फिर BaSO4 आ गया। तो BaSO4 यह एक अवक्षेप है जो कि सफ़ेद होता है, बेरियम सल्फेट निर्माण करता है और KCl यानी कि पोटासियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अगला रिएक्शन देखेंगे हम लोग। अगला रिएक्शन है कि Na2SO4 और BaCl2 जब आपस में अभिक्रिया करता है यानी कि सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस यानी कि द्रव रूप में रहता है और BaCl2 यह भी एक्वस फॉर्म में रहता है, द्रवित रहता है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो BaSO4 यानी कि फिर अवक्षेप का निर्माण कर दिया जो कि सॉलिड होगा। जो भी अवक्षेप बनेगा वह ठोस होगा और BaSO4 निर्माण किया प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। उसी प्रकार CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 के साथ अभिक्रिया किया तो CH3OH का निर्माण किया। और यहाँ से जैसे यहाँ पे यह अभिक्रिया 6CO2 प्लस में 12H2O और जब अभिक्रिया करेगा तो C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में यही अभिक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु वाटर के 12 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है और 6O2 का निर्माण करता है और प्लस में 6H2O का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो है अगला रिएक्शन H2S में यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वाटर का निर्माण करता है यानी कि H2O का निर्माण करता है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है यानी कि SO2 का निर्माण करता है। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मतलब कि दो गो जो है अभिकारक मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करें तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है योग, यानी कि दो को योग मतलब कि दो योग होकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। तो जैसे C+O2 CO2 का निर्माण किया, दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया, यानी कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला रिएक्शन के 2H2 प्लस में O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का निर्माण किया। ठीक है, H2 के 2 अणु और ऑक्सीजन O2 के 1 अणु मिल करके 2H2O का निर्माण कर दिया। CaO प्लस में H2O यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाया, प्लस में ऊष्मा का जो है बाहर निकल गया। तो यह भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अगला हम लोग अभिक्रिया देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा जिसमें से बाहर निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपी। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे पिछले हम देखे थे कि CaO प्लस में H2O अभिक्रिया करके CaOH2 बनाया था, प्लस में से इसमें से ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है। तो यह जो है संयोजन अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। इसका और रिएक्शन देख लेते हैं कि CH4 यानी कि मीथेन
जब 2O2 के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 2H2O यानी कि वाटर के 2 अणु बनाता है और प्लस में ऊष्मा भी निकल रही है, तो ऊष्मा निकल रही है तो यह एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। आगे जो है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, माने कि साग सब्जी जो है वो सड़ गल जाता है और खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि साग सब्जी जब गल जाता है तो सड़ने लगता है तो उससे ऊष्मा भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, इसीलिए जो है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना यानी कि अपघटन, माने कि जब कोई अभिकारक जो है टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो CaCO3 यह जो है, जब CaCO3 यानी कि काली चूना को जब हम लोग हीट देते हैं यानी कि इसको गर्म करते हैं तो CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे एक पदार्थ है, इसको हीट दिए तो 2 अलग अलग पदार्थों में टूट गया, तो यह जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गया। तो यही यहाँ पे है कि चूना यानी कि CaO काली चूना का उपयोग सीमेंट तथा कांच उद्योग में किया जाता है और CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। अगला पेज में रिएक्शन क्या है कि FeSO4.7H2O, जब इसको जो है यह एक हरे रंग का होता है, FeSO4 प्लस 7H2O जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, ये इसको जब हम गर्म करते हैं तो FeSO4 यानी कि रंगहीन बन जाता है, यानी कि निर्जल फेरस सल्फेट बन जाता है, यानी कि इससे जो है पानी बाहर निकल जाता है, यह निर्जल बन जाता है और पानी 7H2O अलग हो जाता है। उसके बाद जब इसी FeSO4 को जो अलग हो जाता है इसको फिर से हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 सॉलिड बनता है और प्लस SO2 गैस बाहर निकलता है, फिर जो है एक और SO3 भी गैस जो है बाहर निकल जाता है। ये सब जो है ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन मतलब क्या हो कि ऊष्मा देने पर यह वियोजित हो रहा है, टूट जा रहा है, तो इसको भी ऊष्मा देने पर टूट जा रहा है, इसको भी ऊष्मा देने पर टूट जा रहा है, तो ये सभी जो है ऊष्मीय वियोजन है। उसी प्रकार जो है PbNO32 को जब हम ऊष्मा देंगे तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनेगा और NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस भी बनेगा, यानी कि 3 अलग अलग पदार्थों में टूट गया जब ऊष्मा दे रहे हैं तब इसको भी हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण अगर टूट जाएगा तो इसको बोलेंगे कि विद्युतीय वियोजन। ऊष्मा देने के कारण टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण टूटेगा तो विद्युतीय वियोजन। जैसे NaCl है, NaCl को पानी में घोल देते हैं, जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसको हम लोग विद्युतीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण यह जो है टूटा हुआ है। उसी प्रकार AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में जब रखा जाता है तो यह सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग टूट जाता है, सिल्वर अलग, चांदी अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, तो यह भी वियोजन हो रहा है, लेकिन यह सनलाइट के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। उसी प्रकार यहाँ से जो है आगे दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ होता है, तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में होता है। अगला हम लोग रिएक्शन के प्रकार पढ़ेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को और उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से उसी को विस्थापित कर देता है, मतलब उसको हटा देता है और उसके जगह खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे Fe प्लस CuSO4 जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो है Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए इस CuSO4 से Fe जो है Cu को हटा देगा और Cu की जगह Fe खुद आ जाएगा,
तो Fe यहाँ पे आ जाएगा तो FeSO4 का निर्माण करेगा और Cu को बाहर निकाल दिया, यानी कि Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर Fe खुद आ गया। तो इसी को हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो है और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल क्या है कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ से देखेंगे कि Zn जो है जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और कॉपर के जगह जिंक खुद आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा जिंक ZnSO4, यानी कि ZnSO4 बन गया और कॉपर जो है बाहर निकल गया, यानी कि कॉपर बन गया, इधर आ गया। तो इसे भी हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या क्योंकि यहाँ पे Zn जो है Cu की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए Zn को Cu को विस्थापित कर दिया Zn। उसी प्रकार Pb यानी कि लेड प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस में Cu, यहाँ से यानी कि लेड जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर क्लोराइड के विलयन से लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद उसके स्थान पे लेड आ जाएगा। तो लेड क्लोराइड बनाएगा और प्लस में कॉपर जो है बाहर निकाल देगा। Pb Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अतः Cu को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, यही लिखा हुआ है। आगे जो है कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से जब अभिक्रिया करता है तो CuNO3 बनाता है प्लस में Ag बनाता है। यहाँ पे चांदी से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर, तो इसीलिए अब कॉपर जो है चांदी के स्थान पे आ जाएगा और चांदी को हटा देगा। तो चांदी के स्थान पर जब कॉपर आएगा तो CuNO3 बनाएगा और प्लस में Ag को बाहर निकाल देगा। इन सभी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो है सिर्फ एक स्थान को हटा करके उसके स्थान पे आ रहा है, इसलिए सिर्फ इसको जो है हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि दो नए यौगिक जो है आयनों की अदला बदली करेगा, मतलब कि एक की जगह पर दूसरा आ जाएगा और दूसरे की जगह पे पहला आ जाएगा। तो ऐसा अगर अभिक्रिया होता है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा कि Na जो है Ba की जगह आ जाएगा और Ba जो है Na की जगह आ जाएगा। तो जब Ba की जगह Na आ जाएगा तो NaCl2 NaCl बनाएगा और दो गो Na आएगा तो Na2Cl2 यानी कि 2NaCl बनाएगा, तो 2NaCl बना दिया। और जो है Na की जगह Ba आ जाएगा यानी कि BaSO4 बनाएगा। तो देखिए यहाँ से Ba की जगह Na आ गया और Na की जगह जो है Ba आ गया। तो इस प्रकार से दोनों आपस में आयन की अदला बदली कर रहे हैं, तो यहाँ से द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसे पीछे हम बता चुके हैं कि अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप यानी कि ठोस पदार्थ बन करके नीचे बैठ जाता है। जैसे PbNO3 प्लस में Ki यानी कि लेड नाइट्रेट जब पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बनाता है, जो कि यह एक अवक्षेप है और यह अवक्षेप किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और यह जो है विलयन में जो है नीचे बैठ जाता है और कि NO3 भी बनाता है, तो यह अवक्षेप का निर्माण कर दिया, इसीलिए जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। आगे है कि AgNO3 प्लस में NaCl है। तो AgNO3 और NaCl जब अभिक्रिया करता है तो AgCl का निर्माण करता है। क्या बनाता है? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनाता है और प्लस NaNO3 बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है एक ठोस पदार्थ होता है जो कि विलयन में नीचे बढ़ जाता है, और अवक्षेप जो है मतलब बेकार पदार्थ है, ठोस है, बेकार है, और ये विलयन में जो है नीचे बढ़ जाता है। और यह जो है अवक्षेप जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो ये पूछता है कि AgCl अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और यह अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अगला पेज में क्या है कि नोट में है। तो नोट में क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होती है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। माने कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब भी एसिड और बेस के बीच होगा तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे HCl और NaOH, यहाँ पे HCl अम्ल है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो Na जो है H के जगह चले जाएगा और Na के जगह जो है वह H चला जाएगा, यानी कि दोनों अपने आयन की अदला बदली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि Na
और Na यहाँ पे आ गया है तो NaCl बनेगा, और Na की जगह H आ गया तो HOH यानी कि H2O बनेगा। तो H2O बन गया तो यहाँ पे NaCl लवण बन गया और जल बन गया। तो ये जो है अभिक्रिया जो है कहलाएगी क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी लवण का निर्माण और जल का निर्माण होगा तो जो है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। HNO3 यह अम्ल है, KOH यह एक क्षार है। जब दोनों आपस में जो है आयन की अदला बदली कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि KNO3 बनेगा, KNO3, और यह H यहाँ पे उठ के चलाएगा यानी कि H2O बनेगा। तो क्या बनेगा? KNO3 एक प्रकार का लवण है और H2O यह लवण और जल का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे क्या बोल रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है। कभी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा यानी कि लवण का निर्माण होगा तो उसमें कभी भी अवक्षेप का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे क्या है? अगला जो है प्रकार क्या है कि उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मतलब कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं या उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जब भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा याद रखिएगा कि उसमें जो है कोई भी परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तभी उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या ऑक्सीजन जुड़ेगा फिर भी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में 3 को याद रखना है। ऑक्सीजन जुड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। जैसे 2Cu प्लस में O2, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के 2CuO बना रहा है, इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है कॉपर का यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है। आगे देखेंगे 2Mg प्लस में O2, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि जो है मैग्नीशियम का जो है उपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। C प्लस में O2 CO2, 4Na प्लस में O2 2Na2O। तो यह सभी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। आगे देखते हैं हम लोग कि सभी में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अब जो है ऑक्सीजन के संयोग हो रहा है, इसका हम लोग देख लिए कुछ एग्जाम्पल। अब हाइड्रोजन का ह्रास वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2S है प्लस Cl2 अभिक्रिया किया तो H2S से यहाँ से H2S से हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा कि 2HCl बना जाएगा। क्या बनाएगा? 2HCl। तो ये हाइड्रोजन हट करके यहाँ पे आ जाएगा तो 2HCl बना दिया, और जो है H2S से H निकल रहा है तो यहाँ पे H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2S से H हट रहा है तो H2S का क्या हो गया? ऑक्सीकरण है। उसी प्रकार MnO2 प्लस में 4HCl तो MnCl2, तो Mn और ये Cl जो है इसके पास आ गया तो इस Cl से हाइड्रोजन जो है अलग हो गया। तो हाइड्रोजन अलग हो गया यानी कि हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे जो है HCl का क्या हो गया? उपचयन हो गया, क्योंकि HCl से जो है H हट गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। रिडक्शन रिएक्शन। तो जो है उपचयन अभिक्रिया या इसको अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसके उल्टा होगा। ठीक, ऑक्सीकरण के उल्टा होगा। तो उसमें हाइड्रोजन हट रहा था तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी कि ऑक्सीजन हटेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? संयोग होगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है? रिवर्स है, मतलब कि उल्टा है। तो हाइड्रोजन के संयोग वाला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2 प्लस में Cl2 2HCl का निर्माण कर दिया, इसमें जो है हाइड्रोजन क्या हो गया? जुड़ गया, तो Cl2 का क्या हो गया? Cl में ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है तो Cl2 का अपचयन हो गया। Na2 प्लस में 3H2O 2NH3 का निर्माण किया तो यहाँ से N2 का अपचयन हो गया। आगे क्या है कि 2H2 प्लस में O2, तो O2 में क्या हो रहा है कि O2 में जो है ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से O2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। I2 प्लस में H2S 2HI प्लस में S, यानी कि I में क्या हो रहा है? I में
यहाँ पे हाइड्रोजन आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, आई में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस प्रकार में जो है I2 का यहाँ पे क्या हो गया, I2 का अपचयन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, H2S से हाइड्रोजन हट रहा है, तो यहाँ पे H2S से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे जो है H2S से हाइड्रोजन हट रहा है तो H2S का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इससे हाइड्रोजन हट रहा है और I2 में आकर के हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो I2 का जो है, I2 का अवकरण हुआ, I2 का अवकरण हुआ यानी कि अपचयन हुआ, और H2S का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें दोनों है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ह्रास वाला देखते हैं तो CuO प्लस में H2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, ऑक्सीजन हट गया, CuO से ऑक्सीजन हट गया तो केवल Cu बच गया और यहाँ से H2O हो गया। तो CuO से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसीलिए CuO का क्या हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से CuO का अपचयन हो रहा है। लेकिन यही जो है O हट करके और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें दोनों है। ZnO प्लस में C, तो ZnO से हम क्या कर रहे हैं कि O को हटा दे रहे हैं, तो केवल Zn बच गया। तो ZnO से O हट गया तो Zn बच गया, तो यहाँ पे ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। उसी प्रकार SO2 प्लस 2H2S 2H2O प्लस में 3S, उसी प्रकार SO2 का अपचयन हो रहा है। अब देखते हैं कि उपचायक कौन होता है और अपचायक कौन होता है। जो उपचयन की क्रिया करवाता है उसे हम लोग उपचायक कहते हैं, और जो अपचयन की अभिक्रिया करवाता है उसको अपचायक कहते हैं। तो उपचायक में कौन कौन आता है उसको देखते हैं। जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। अधातुएं जितने भी अधातु है वो सभी उपचायक होती है, यानी कि ऑक्सीकारक होती है। जैसे Cl2, I2, CuO, MgO, ZnO, MnO2। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है, अधातु होती है। धात्विक ऑक्साइड जितने भी है वो अधातु होती है, और ये जो है I2 और Cl2 तो अधातु है। तो जितने भी अधातु है वो सभी उपचायक होती है, और जितने भी धातु है वो सभी अपचायक होती है। जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और यह है ऑक्सीकरण, और ये क्या है जी, अपचयन, अवकरण। तो जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन जो है यह एक अधातु है, फिर भी जो है यह एक्सेप्शन में है। ये इसको एक्सेप्शन लेके चलते हैं क्योंकि यह जो है अपचायक की तरह काम करता है। N सोडियम क्या है, धातु है, अपचायक है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, अपचायक है। H2S यह जो है धातु की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए जो है अपचायक है। HCl क्योंकि इससे जो है धारा प्रवाहित हो जाता है, H2S से और HCl के जलीय विलयन से जो है धारा प्रवाहित होता है, इसलिए हम लोग इसको धात्विक हम लेके चलते हैं। तो HCl और H2S दोनों क्या है जी, अपचायक हैं। तो यहाँ पे लिखा है कुछ पदार्थ अपचायक और उपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो कुछ जो है पदार्थ है दोनों की तरह कार्य करता है, जैसे SO2, H2O2, O3, HNO3। ये दोनों जो ये चारों जो है और सारे भी होते हैं जो कि जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह कार्य करते हैं। आया क्या है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिस रिएक्शन में उपचयन भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा हो, तो वो जो है अभिक्रिया को जो है रेडक्स अभिक्रिया करते हैं, माने कि दोनों रिएक्शन एक साथ साथ होगा। इसको जो है दूसरा नाम अपउपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे ये जो है रिएक्शन हो गया तो CuO प्लस में H2, Cu प्लस में H2O बना दिया। तो देखिए CuO से यहाँ पे C बन गया, CuO से यहाँ पे Cu बन गया। तो CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट करके केवल Cu बन गया। तो CuO से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसीलिए CuO का अपचयन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे H2 है, तो H2 में जो है यहाँ पे H2 है और H2 में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे जो है H2 में पहले H2 था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है और यहाँ पे उपचयन हो रहा है, इसका मतलब अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए यह एक रेडक्स अभिक्रिया है। इसका मतलब अपउपचय अभिक्रिया है। उसी प्रकार यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, लिख रहा है कि CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है। आगे देखेंगे कि ZnO प्लस में Cl2 का निर्माण किया। ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है
और केवल Zn का निर्माण हो रहा है, तो इसी प्रकार से अपचयन हो गया। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यह उपचयन हो रहा है। अपचयन उपचयन की अभिक्रिया एक साथ, रेडक्स अभिक्रिया। चलिए, ZnO का उपचयन हो रहा है और C का उपचयन हो रहा है। यहाँ पे अपचयन, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो है एक रिएक्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब देखेंगे कि अब जो है जितने भी जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के प्रकार थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि संक्षारण क्या है। संक्षारण, लोहे पर जो भी जंग लग, ठीक है, जो भी जंग लगता है ना, वो मतलब कि कोई भी धातु जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगता है, ठीक है। उसी जंग को हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और यह लाल भूरे रंग की होती है। ये रंग पूछता है कि लोहे पर जो जंग लगता है उसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और उसका रंग लाल भूरे रंग की होती है। तांबे पर जो जंग लगता है उसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, और यह हरे रंग की होती है। चांदी पर जो जंग लगता है उसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, और वह काले रंग की होती है। इसको याद रखना है। अब आगे क्या है कि संक्षारण में धातु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि वही है, संक्षारण में क्या होता है, धातु जो है नमी से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, नहीं तो वायु से अभिक्रिया करके, और ये अवांछनीय मतलब कि बेकार पदार्थ बनाता है, उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एक रेडक्स अभिक्रिया है। संक्षारण क्या है, रेडक्स अभिक्रिया, क्योंकि संक्षारण में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है, इसीलिए संक्षारण एक रेडक्स अभिक्रिया है। विकृत गंधिता देखते हैं हम लोग क्या होता है, यानी कि विषयांधता क्या है, रेंसिडिटी क्या है, कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होता है। यानी कि जो भी वसा और तेल से बने जो पदार्थ हैं, जब उसको जो हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वह जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन की क्रिया होगा। तो उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध मतलब कि बेकार गंध और स्वाद उत्पन्न होने लगता है, महकने लगता है। उसी को हम लोग विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए कुछ प्रति उपचय का प्रयोग करते हैं। मतलब कि विकृत गंधिता मतलब कि खाने को सड़ने या खराब होने से बचाने के लिए बहुत सारे हम लोग प्रति उपचय का प्रयोग करते हैं। जैसे BHA है, मतलब कि ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और जब ये इसको खाना में मिला देते हैं तो खाना खराब नहीं होता है। BHT उसी प्रकार, जिसको ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन बोलते हैं, इसको खाना में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये जो है महकता नहीं है, खराब नहीं होता। ये सब जो है प्रति उपचायक है, जो कि भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाता है और खाना को खराब होने से बचाता है। भोजन को फ्रीजिंग करके भी, मतलब कि भोजन को जो है ठंडा करके भी रखेंगे तो वह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा और ख़राब नहीं होगा। प्रकाश मुक्त स्थान पर रखें, मतलब ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं जाती हो, प्रकाश नहीं पहुँच पाता, अंधेरा में रखेंगे तभी खराब जल्दी नहीं होगा। वायु मुक्त स्थान पर रखें, मतलब कि ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे वायु नहीं पहुँचता हो, तभी क्या होगा कि खाना खराब नहीं होगा। अब देखते हैं दहन क्या है। दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम जलाते हैं किसी चीज़ को तो ऊष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी है। और जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वह ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा तब भी जलेगा। तो जलेगा तो उसमें ऑक्सीजन की योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा तो वह उपचयन अभिक्रिया होगा। तो दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन दोनों अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व ONCl यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का संयोग होता है। जब संयोग होता है ऑक्सीजन का तो यह जो है उपचयन अभिक्रिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यही लास्ट पेज है, उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि सभी दहन की क्रिया उपचयन की अभिक्रिया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है, इसीलिए जितने भी दहन की क्रिया होती है सभी उपचयन की क्रिया होती है। लेकिन सभी उपचयन की क्रिया दहन की क्रिया नहीं है। लेकिन जितने भी उपचयन की क्रिया है उस सबको दहन की अभिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन सभी दहन की क्रिया उपचयन की क्रिया होती है। इसको जो है याद रखना है कि जहाँ भी उपचयन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो जल ही रहा है। जैसे खाना विघटित हो रहा है, कोई चीज़ सड़ रहा है तो वहाँ भी उपचयन हो रहा है, लेकिन वो जल तो नहीं ना रहा है। तो इस प्रकार से उसको हम दहन की अभिक्रिया नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ दहन होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा, इसीलिए जितने भी दहन की क्रिया होगी वो सभी उपचयन की क्रिया होगी। नोट, बल्ब का जलना दहन की क्रिया नहीं है, क्योंकि फिलामेंट के जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। बल्ब का जलना जो है दहन की अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि दहन जब भी किसी वस्तु का दहन होता है, जलता है, तो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक
परिवर्तन उसमें होता है, यानी कि जल जाने के बाद पुनः जो है अपने अवस्था में नहीं लौट पाता है। लेकिन फिलामेंट जो है वह गर्म होता है, केवल गर्म रहता है, वह जलता नहीं है। फिर जो है लाइट जब कटता है तो फिर पुनः जो है अपने जो है वास्तविक फॉर्म में लौट आता है। इसलिए जो है यह जो है बल्ब का जलना जो है यह दहन की क्रिया नहीं है। किसी वस्तु के जलाने पर ज्वाला तब तक उत्पन्न होता है जब तक उसमें का वाष्पशील पदार्थ जलता है। कोई भी वस्तु कब जलता है? जब उसमें वाष्पशील पदार्थ रहता है। जैसे लकड़ी जलता है तो लकड़ी के अंदर जो है उसका वाष्पशील पदार्थ रहता है, वही उसका वाष्पशील पदार्थ जलता है। जब तक वाष्पशील पदार्थ रहेगा तब तक जलेगा, जब खत्म हो जाएगा तो वह जो है राख बन जाएगा। आगे क्या है कि दहन में ज्वाला तब तक उत्पन्न होती है जब तक दहनशील पदार्थ और पोषक पदार्थ दोनों गैसीय फॉर्म में रहते हैं। जब उसको गर्म करते हैं, दहनशील पदार्थ जब गैसीय अवस्था में आता है तो वह जलने लगता है, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या कि दहन बिंदु उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे उसके बाद देखते हैं हम लोग बोल देखते हैं मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के जब भी हम लोग जलाते हैं तो यह जो है 4 भाग में जलता है। जो सबसे नीचे वाला भाग जो है वो नीला क्षेत्र होता है। जो सबसे नीचे जो जलता है उसको वो नीला दिखाई देता है। उसके ऊपर वाला भाग काला क्षेत्र होता है। उसके ऊपर वाला दीप्त क्षेत्र मतलब दिखाई देता है, और सबसे ऊपर वाला भाग अदीप्त होता है। तो मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नीला क्षेत्र में क्या होता है कि मोम जो है ऊष्मा पाकर वाष्प अवस्था में रहता है, माने कि मोम जो ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा ग्रहण करके वहाँ पे वाष्प अवस्था में रहता है। यहाँ दहन की क्रिया नहीं हो पाती है, अतः ताप बहुत कम होता है। तो जो भी नीला क्षेत्र है वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। काला भाग में देख लेते हैं। तो काला भाग में क्या होता है कि धागे का ऊपरी भाग जहाँ मोम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो जहाँ काला भाग होता है तो काला भाग में ही जो धागा होता है, जो मोम होता है, वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। यहाँ कार्बन के बिना जले हुए कण रहते हैं, वहाँ पे कार्बन के बिना जले हुए कण रहते हैं, इसीलिए वह काला क्षेत्र बन जाता है। दीप्त क्षेत्र क्या है कि मोम के अपूर्ण दहन का क्षेत्र है। यहाँ पे दीप्त क्षेत्र में मोम जो है पूर्ण रूप से नहीं जलता है, अतः यह क्षेत्र जो है पीला होता है। कभी भी मोम कोई भी पदार्थ अगर पूर्ण रूप से नहीं जलेगा तो वहाँ पे उसका जो है रंग जो है पीला हो जाएगा। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। नहीं, अपूर्ण दहन का मतलब क्या है कि वहाँ पे अपूर्ण जो है पूर्ण रूप से जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अतः यह भाग पीला दिखाई देता है। ताप यहाँ पे कम होता है, मतलब ये नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। उसके बाद क्या है कि अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है कि मोम के पूर्ण दहन का क्षेत्र है ये। अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है, मोम का पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त होता है, यहाँ प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे मोम का पूर्ण दहन हो जाता है। पूर्ण रूप से यहाँ पे ऑक्सीजन मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे जो है कार्बन जो है पूर्ण रूप से जल जाता है, और यहाँ पे जो है क्षेत्र जो है यह क्षेत्र काला होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। एलपीजी के बारे में देख ले, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यह एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, मतलब कि C4H10 होता है। यह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन मतलब कि पेट्रोलियम से अलग अलग जो है पेट्रोल, डीजल वगैरह सब अलग करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन से उस पदार्थों को अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, उसको जो है अलग करने की प्रक्रिया जो है प्रभाजी आसवन से की जाती है। गैसों से रिसाव का पता लगाने के लिए, जैसे एलपीजी है, तो एलपीजी जब भी रिसाव होता है तो क्या होता है, उससे गंध आने लगती है। तो वह गंध जो है एलपीजी का नहीं होता है। एलपीजी के रिसाव को पता करने के लिए उसमें जो है इथाइल मरकप्टन नामक कोई एक पदार्थ मिला दिया जाता है, ताकि इथाइल मरकप्टन क्या है कि एक गंध देने वाला पदार्थ है। जब इसको जो हम एलपीजी के अंदर मिला देते हैं तो जब भी गैस लीक करेगा तो यह इथाइल मरकप्टन जो है वो जो है वायु में फैल जाएगा, जिससे महकने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा क्या कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है। तो एलपीजी के अंदर जो महकता है तो उस महकने के कारण इथाइल मरकप्टन है, जिसका सूत्र हो जाता है C2H5SH होता है। 1 ग्राम एलपीजी जलाने से 55 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर समाप्त हुआ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी जो है क्वेश्चन जो है केमिकल रिएक्शन से छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करिएगा। अगर
ये जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अगर सजेस्ट करेंगे तो इसी प्रकार अगला चैप्टर भी लेकर के आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।